डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसके सेकंड लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के इंट्रोडक्शन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी और कुछ मेन जो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के पॉइंट थे वो डिस्कस किए थे। अब जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो टॉपिक का नेम है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रख लें कि सेकेंडरी ग्रोथ कहते किसे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन डायामीटर और विड्थ और गिर्थ ऑफ प्लांट। ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट की मोटाई, चौड़ाई, डायामीटर में इजाफा हो, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। डियर स्टूडेंट्स, जो टिश्यूज़ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टम्स। वो टिश्यूज़ जो सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होंगे इनको कहा जाएगा लेटरल मेरिस्टम। तो अब याद रख लें कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है। इंक्रीज इन डायामीटर, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, मोटाई, चौड़ाई, गिर्थ प्लांट की बढ़ने को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इंक्रीज इन डायामीटर किसकी वजह से होगा? लेटरल मेरिस्टम की वजह से होगा। लेटरल मेरिस्टम का एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टम कह दें या कैम्बियम कह दें, आप एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन डायामीटर, थिकनेस, विड्थ और गिर्थ ऑफ द प्लांट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ एंड द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ आर नोन एज लेटरल मेरिस्टम। Another name for lateral meristem is cambium. Cambium are of two types. कैम्बियम की दो किस्में हैं। इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। नंबर 1 है वॉस्क्यूलर कैम्बियम, नंबर 2 कॉर्क कैम्बियम। नंबर 1 पर वॉस्कुलर कैम्बियम, नंबर 2 पर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क प्रोड्यूसिंग सेल्स, कॉर्क प्रोड्यूसिंग सेल्स को कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क बनाने वाले सेल्स को कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। विच इज लोकेटेड बिटवीन सेकेंडरी xylem and secondary phloem is known as vascular cambium। तो डियर स्टूडेंट्स, कैम्बियम दो किस्म के हैं। नंबर 1 पर है वास्कुलर कैम्बियम। अब ये वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है? ये वो कैम्बियम होगा जो बिटवीन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाएगा। इनके आउटसाइड में सेकेंडरी फ्लोएम होंगे और इनके इनसाइड में इनवर्ड सेकेंडरी जाइलम होंगे। दूसरी टाइप का कैम्बियम कहलाता है कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम कॉर्क प्रोड्यूसिंग सेल्स को बोलते हैं। अब अगर हम यही चीज़ें इस डायग्राम में लोकेट करने की कोशिश करें तो पहले नंबर पर ये जो आपको रेड कलर की लेयर नज़र आ रही है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये है कॉर्क। इसमें बुक की में 2 किस्म की डायग्राम्स दी हुई हैं, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं कि सबसे बाहर वाली जो सेल्स की लेयर है डेड वाटर प्रूफ कवरिंग ऑफ सेल्स, ये डेड सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं कॉर्क।
कॉर्क के नीचे वो लेयर है जो कॉर्क को पैदा कर रही है, जो कॉर्क को बना रही है। अब इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको कहा जाएगा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम के नीचे वो लेयर है जो कि लिविंग सेल्स पर मुश्तमिल है, इसको कहा जाएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे मौजूद हैं फ्लोएम और इनको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। इसके नीचे मौजूद है ये जो ब्लैक कलर की लेयर है, इसको कहेंगे वॉस्कुलर कैम्बियम। वॉस्कुलर कैम्बियम के नीचे जो लेयर्स हैं इनको कहा जाएगा सेकेंडरी जाइलम, और ये सेकेंडरी जाइलम ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे इनटू एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स को ही कहा जाता है ग्रोथ रिंग्स। एनुअल रिंग्स कह दें तो भी ठीक है, ग्रोथ रिंग्स कह दें तो भी ठीक है। और शुरू में जो पहला जाइलम बना होगा ये कहलाएगा प्राइमरी जाइलम, और बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट है इसको कहेंगे पिथ, जो कि बड़े वुडी ट्रीज़ के अंदर ये डेड हो जाता है। तो अब अगर आप इस डायग्राम में देखें ये चार चीज़ें, सबसे पहले नंबर पे कॉर्क जो कि आउटर मोस्ट डेड वाटर प्रूफ कवरिंग ऑफ सेल है, जिसको छाल कहते हैं, दरख्त की छाल बोलते हैं। नंबर 2, इसके नीचे कॉर्क को पैदा करने वाले सेल्स हैं जिनका नाम है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम मिलकर बनाते हैं आउटर बार्क, एक्सटर्नल बार्क भी आप इसको कह सकते हैं। कॉर्टेक्स तीसरी लेयर है, सेकेंडरी फ्लोएम या सिर्फ फ्लोएम भी कह दें की बात है। कॉर्टेक्स और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं इनर बार्क, इंटरनल बार्क भी आप इसको कह सकते हैं। फिर आ जाता है वॉस्कुलर कैम्बियम। वॉस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड में फ्लोएम है और इनसाइड में जाइलम है। तो वॉस्कुलर कैम्बियम की डेफिनेशन भी यही है, अ टाइप ऑफ कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज नोन एज वॉस्कुलर कैम्बियम। वॉस्कुलर कैम्बियम के जब सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स पैदा करेंगे तो जो ये आउटवर्ड सेल्स पैदा करेंगे वो बनाएंगे फ्लोएम को, जो ये इनवर्ड सेल्स पैदा करेंगे वो बनाएंगे जाइलम को। मगर इनकी आउटवर्ड जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है वो कंपैरेटिवली स्लो है, इनवर्ड जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है वो ज़्यादा है। मसलन अगर आउटसाइड में ये एक सेल पैदा करते हैं तो इनसाइड में 3 या 4 सेल पैदा करेंगे, इनसाइड में रेट ऑफ सेल डिवीजन ज़्यादा है। जब ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो स्टेम का था जिसको हम कहते हैं पिथ के बाहर जो सबसे पहला जाइलम प्रोड्यूस हुआ था इसको कहा जाएगा प्राइमरी जाइलम। इसके बाद अब जितने भी जाइलम पैदा हों वो सारे कहलाएंगे सेकेंडरी जाइलम। इसी तरह जो सबसे पहला पौधे का फ्लोएम बना था उसको कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद जितने भी बने उन्हें कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी जाइलम तो इधर ही मौजूद होगा, इसके बाद ये सेकेंडरी जाइलम बना, ये इनएक्टिव डेड हो गया। जब ये इनएक्टिव और डेड हो गया तो ये किसकी शक्ल इख्तियार कर गया? एनुअल रिंग की, ग्रोथ रिंग की शक्ल इख्तियार। इसके बाद बाहर और सेकेंडरी जाइलम आ गए और सेकेंडरी जाइलम। तो इस तरह वॉस्कुलर कैम्बियम के ये जो इनसाइड लेयर्स हैं सेल्स की ये सारे सेकेंडरी जाइलम हैं, इन्हीं को वुड कहते हैं। ये जो एक एक सर्कल आपको नज़र आता है इसको एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग कहते हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे नंबर 1 पर पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज़ सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इंक्रीज इन डायामीटर, गिर्थ और विड्थ ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब दूसरे नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कैम्बियम या व्हाट आर लेटरल मेरिस्टम। सो लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम एक ही बात है, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दो सेल्स और टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ आर नोन एज लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है कि कैम्बियम की कितनी टाइप्स हैं? तो कैम्बियम की 2 टाइप्स हैं, वॉस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्क कैम्बियम एंड वॉस्कुलर कैम्बियम। तो आप दोनों कॉलम्स में दोनों की डेफिनेशंस लिख देंगे। अ कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज वॉस्कुलर कैम्बियम। वॉस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड में फ्लोएम है, इनसाइड में जाइलम है। अ कैम्बियम लोकेटेड बिलो कॉर्क या कॉर्क प्रोड्यूसिंग कैम्बियम इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम।
फिर इधर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनकी लेयर्स के हवाले से हैं कि आउटर बार किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे प्लांट की जो आउटर मोस्ट 2 लेयर्स हैं, कॉर्क एंड कॉर्केम्बियम, दे विल कोलेक्टिवली फॉर्म आउटर बार। इनर बार किस चीज़ पर मुश्तमिल है? इनर बार कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद आता है इसमें पिथ क्या होती है, सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम इज़ नोन एज पिथ। जो बड़े वुडी ट्रीज़ होते हैं उसमें ये इसका सेल्स मौजूद होते हैं बट ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एनुअल रिंग्स एंड ग्रोथ रिंग्स, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? एनुअल रिंग्स एंड ग्रोथ रिंग्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री। ये एज ऑफ ट्री को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल में अगर एक रिंग बनता है, तो अगर आप किसी दरख्त के बॉटम पे ज़मीन के करीब से उसके नंबर ऑफ़ रिंग्स काउंट करते हैं, वो 10 रिंग्स निकलते हैं। एक साल में एक रिंग बनता है और उस दरख्त में 10 रिंग है या 50 रिंग है। 50 रिंग होने का मतलब होगा ये दरख्त 50 साल पुराना है, वो ज़्यादा चौड़ा होगा। 10 रिंग्स होने का मतलब ये 10 साल पुराना है, वो कम चौड़ा होगा। तो एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग से आप किसी एज की ट्री का एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हंड्रेड्स की तादाद में भी हो सकते हैं, तो वाइस वर्सा। कुछ दरख्त ऐसे भी होते हैं जो एक साल में एक रिंग बनाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक साल में 2 रिंग्स बनाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो एक साल से ज़्यादा वक्त में रिंग्स बनाते हैं। तो उसके मुताबिक फिर हम उसकी प्लांट, मसलन अगर एक दरख्त है वो एक साल में 2 रिंग्स बनाता है, 10 रिंग्स नज़र आएंगे तो उसकी एज 5 साल होगी। तो एज ऑफ द ट्री को एस्टिमेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स को काउंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी दरख्त का अगर आप इंटरनल सेक्शन देखें तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ रिंग्स नज़र आते हैं। उसमें जो रिंग सेंटर के अंदर पाए जाते हैं इनका कंपैरेटिवली कलर डार्क होता है, और जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं उनका कंपैरेटिवली कलर लाइट होता है। ये जो लाइट कलर के रिंग्स पाए जाते हैं, इस वुड को हम नाम देते हैं सैप वुड का। और जो सेंटर में डार्क कलर के पार्ट्स नज़र आते हैं इनको हम नाम देते हैं हार्टवुड का। डियर स्टूडेंट्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अक्सर डिफरेंशिएशन के हवाले से पूछी जाती हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैपवुड एंड हार्टवुड। तो हार्टवुड की पहले बात कर लें। इट इज़ डार्क इन कलर, it is central part, it consists of inactive xylem, it consists of inactive xylem। तो हार्टवुड क्या होगी? द सेंट्रल डार्क पोर्शन ऑफ द स्टेम कंसिस्ट ऑफ हार्टवुड। ये जो सेंट्रल डार्क पोर्शन स्टेम का हमें नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है हार्टवुड। इसका डार्क कलर है, ये सेंट्रल है, और इसमें जितने भी जाइलम या रिंग्स हैं, ग्रोथ रिंग, वो सब इनएक्टिव हैं। ये डार्क क्यों है? ये इसके डार्क होने की वजह ये है कि यहाँ पे टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं। जो भी प्लांट के लिए टॉक्सिक मटीरियल होते हैं वो उसको हार्टवुड में डिपॉजिट कर लेते हैं। सेंट्रल वुड को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे रिलेटिवली ब्राइट इन कलर, कलर में ब्राइट है, और सेंटर की बजाय साइडों में है, अतराफ में है, पेरिफेरल है। और पार्शली एक्टिव, इसमें जो जाइलम पाए जाते हैं वो थोड़ी बहुत वाटर की कंडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्शली एक्टिव पोर्शन है। तो सैपवुड ब्राइट इन कलर है, हार्टवुड डार्क इन कलर है। इसका मतलब है कि सैपवुड में टॉक्सिन्स की डिपॉजिट अभी कम है। पेरिफेरल वुड, ब्राइट वुड, पार्शियली एक्टिव वुड को सैपवुड बोलते हैं। सेंट्रल डार्क इनएक्टिव जाइलम पर मुश्तमिल वुड को हार्टवुड बोलते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से ये जो टॉपिक था, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक दफ़ा फिर मैं उनको समराइज़ कर देता हूँ। नंबर 1 पर है सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन और लेटरल मेरिस्टम, कैम्बियम क्या होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करते हैं। इसके बाद डायाग्राम के हवाले से कुछ क्वेश्चन हैं। आउटर बार कॉर कैम्बियम से मिलके बनी है, आउटर बार क्या होता है। इनर बार कॉर्टेक्स फ्लोएम से मिलके बना है, क्या होता है। फिर वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है जो जाइलम फ्लोएम के बिटवीन हो। कॉर कैम्बियम क्या होता है जो कॉर के नीचे मौजूद हो। एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग क्या होते हैं जो सेकेंडरी जाइलम का पार्ट इनएक्टिव होकर वुड में ट्रांसफॉर्म हो जाए और रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाए, इसको एनुअल या ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। दे आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री। फिर इसके बाद हार्टवुड और सैपवुड में क्या डिफरेंस है इनके। यहाँ पर एक और टर्म है जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछी जाती है। उसमें अगर किसी प्लांट को कोई कट लग जाता है, कोई वूंड बन जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो प्लांट के कटेड, वुंडेड और इंजर्ड पार्ट के ऊपर एक मैस ऑफ सेल्स डेवलप हो जाता है। प्लांट्स के कटेड, वुंडेड और इंजर्ड पार्ट के ऊपर ये जो मैस ऑफ द सेल डेवलप हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं कैलस का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये एक टर्म है जो अगले चैप्टर में लिखी होगी, मगर क्योंकि उसका इसके साथ रिलेशन बनता है तो वो हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। प्लांट की सरफेस के ऊपर, स्टेम के ऊपर, पत्ते के ऊपर आप देखते हैं कि कोई कट हुआ, कोई इंजरी हुई, कोई प्रून रगड़ लग गई, कहीं छिल गया, उसके बाद वहाँ पर एक मैस ऑफ सेल डेवलप हो गया। उस मैस ऑफ सेल को नाम दिया जाएगा कैलसेस का। तो अ मैस ऑफ सेल्स, a mass of cells develop on a mass of cells develop on wounded parts of plant, इसको कहा जाता है कैलस। ये एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की टाइप्स हैं। कटिंग, ग्राफ्टिंग, उसमें भी ये कटिंग, कलमकारी जिसको उर्दू में बोलते हैं, एंड ग्राफ्टिंग, इनमें भी ये कैलसेस हेल्प करते हैं। और अगर प्लांट की बॉडी में कोई पैरासाइट या कोई पैथोजिन दाखिल हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट दाखिल हो जाता है, तो उसके गिर्द जो प्लांट मैस ऑफ द सेल्स बना लेते हैं उसको कहते हैं गॉल्स। A mass of cells around पैथोजिन। पैथोजिन डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को कहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया को कहते हैं। तो पैथोजिन के गिर्द जो मैस ऑफ सेल्स डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं गॉल्स बोलते हैं। तो वहाँ पर ये डिफरेंस के तौर पे आता है। यहाँ पर सिर्फ कैलसिस की टर्म डिस्कस की गई है। तो लूजली mass of the cells which develop over the wounded, injured or pruned part of the plant is known as callus। एक और यहाँ पर MCQ का पॉइंट है कि एक वो कमर्शियल कॉर्क, येलो बॉक्स है बुक का, कमर्शियल कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो कमर्शियल कॉर्क एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है जिसको बोलते हैं कर्कस सबर। येलो बॉक्स में ये लिखा हुआ है। तो कर्कस सबर एक प्लांट है, ये इसका बोटेनिकल नेम है जिससे कमर्शियल कॉर्क ऑब्टेन किया जाता है। और साथ ही येलो बॉक्स में एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, वो इस हवाले से है कि किसी वुड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके यूज़, जिस पे उसका यूज़ डिपेंड करता है। जैसे उस वुड की डेंसिटी कितनी है, उसकी शॉक रेजिस्टेंस कितनी है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, हार्डनेस कितनी है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसमें टफनेस, रिजिडिटी, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किस वुड को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और तमाम प्लांट्स की स्पीशीज़ से हासिल होने वाली वुड एक जैसी नहीं होती। हर डिफरेंट स्पीशीज़ से ऑब्टेन होने वाली वुड अपनी डेंसिटी के अतबार से, हार्डनेस के अतबार से, टफनेस के अतबार से, टेंसाइल स्ट्रेंथ के अतबार से
इलास्टिसिटी के एतबार से, रिजिडिटी के एतबार से डिफरेंट होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही डिसाइड करती हैं कि किस वुड को किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। मसलन फर्नीचर वुड है, डोर्स हैं, कोई हट्स बनाने हैं या बोट्स बनाने हैं, तो इन डिफरेंट यूजेस के लिए जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ इन्हीं में से पिक किया जाता है कि किस पर्पस के लिए किस वुड को यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्लांट मूवमेंट्स का। इसके हवाले से एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं कि प्लांट्स की मूवमेंट एनिमल्स की मूवमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एनिमल्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि एनिमल एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि प्लांट्स में प्लांट मूव करके एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते। प्लांट्स विल रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, क्योंकि रूट्स के ज़रिए ये ज़मीन में पेवस्त होते हैं। प्लांट्स विल रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। इनके पार्ट्स मूव करेंगे, जैसे रूट मूव करेगी, फ्लावर्स मूव करेंगे, लीव्स मूव करेंगे, स्टेम मूव करेगा। तो प्लांट्स विल रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, और अपनी जगह पर फिक्स रहते हुए ही इनके पार्ट्स की जो मूवमेंट है इसको हम नाम देते हैं प्लांट मूवमेंट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट मूवमेंट्स का। प्लांट मूवमेंट्स की डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक मूवमेंट्स। इसमें से जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू इंटरनल कॉजेज़। मसलन अगर किसी प्लांट में मूवमेंट की वजह बनता है टर्गर प्रेशर, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा या टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। तो टर्गर प्रेशर का ज़्यादा या कम हो जाना एक इंटरनल फैक्टर है। तो टर्गर प्रेशर की वजह से होने वाली मूवमेंट इंटरनल कॉजेज़ में आती हैं, ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स कहलाएंगी। इसी तरह अगर ग्रोथ ज़्यादा कम हो जाए तो ग्रोथ भी इंटरनल फैक्टर है, ये भी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 इनकी टाइप है टेक्टिक मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट्स को ही सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टेक्टिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट होती हैं, टेक्टिक मूवमेंट्स आर टाइप ऑफ लोकोमोशन। हम कहते हैं कि प्लांट्स जनरली लोकोमोशन तो नहीं करते, मगर कुछ लो प्रोफाइल के प्लांट या उनके कुछ सेल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस। जैसे टेक्टिक मूवमेंट किस में हो सकती है? टेक्टिक मूवमेंट हो सकती है किसी ऑर्गेनेल में, टेक्टिक मूवमेंट हो सकती है किसी सेल में, या किसी यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में। जो बड़े दरख्त हैं वो टेक्टिक मूवमेंट नहीं कर सकते। तो टेक्टिक मूवमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? टेक्टिक मूवमेंट इज़ अ टाइप ऑफ लोकोमोशन इन विच एन ऑर्गेनेल और अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस। अब इसमें अगर ये सेल या ऑर्गेनेल या ऑर्गेनिज्म मूव करता है टूवर्ड्स स्टिमुलस, इफ इट मूव्स टूवर्ड्स स्टिमुलस, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। यानी तमाम वो मूवमेंट जिसमें मूवमेंट टूवर्ड्स द स्टिमुलस हो, उस रिस्पॉन्स को, उस मूवमेंट को हम पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं। और अगर ये रिस्पॉन्स या मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो इस तरह की मूवमेंट को
कहा जाएगा नेगेटिव रिस्पॉन्स। इफ़ द स्टिमुलस इज़ टूवर्ड्स द स्टिमुलस तो ये, इफ़ द रिस्पॉन्स और मूवमेंट इज़ टूवर्ड्स द स्टिमुलस तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तो ये कहलाएगा नेगेटिव रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टैक्टिक मूवमेंट एक टाइप ऑफ लोकोमोशन है जो किसी ऑर्गेनल में हो सकती है, सेल में हो सकती है, ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। अगर इसमें स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में ऑर्गेनिज्म टूवर्ड स्टिमुलस जा रहा है तो इसके रिस्पॉन्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहेंगे, और अगर ये अवे जा रहा है तो इसके रिस्पॉन्स को नेगेटिव रिस्पॉन्स कहेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 इसकी टाइप होगी, टैक्टिक मूवमेंट की आगे टाइप होगी फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, फोटोटैक्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होगी जिसमें स्टिमुलस लाइट होगा। अगर कोई सेल या ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेल लाइट के स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो ये रिस्पॉन्स कहलाएगा फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल हम लेंगे कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है। इस प्लांट सेल को रोशनी इस डायरेक्शन से मिल रही है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो हम ये देखेंगे कि इस प्लांट में, इस प्लांट सेल के जितने क्लोरोप्लास्ट हैं वो सारे इस जगह पर आ जाएंगे जहाँ से इनको रोशनी ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारे कौन से ऑर्गेनेल हैं? क्लोरोप्लास्ट। ऑल दीज क्लोरोप्लास्ट, ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी आपको बता दें क्या होता है। ये एक ग्रीन ऑर्गेनेल होता है प्लांट के अंदर, सेल के अंदर, डबल मेम्ब्रेनस होता है और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये तमाम क्लोरोप्लास्ट मूव करके उस तरफ चले गए जहाँ पर लाइट है, ताकि ये ज़्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें, और ज़्यादा लाइट एनर्जी से क्या होगा कि ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू शुगर। अब इनका रिस्पॉन्स क्योंकि टूवर्ड्स लाइट है इसलिए इनका रिस्पॉन्स कहलाएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और सेल के अंदर जब भी सेल के साइटोप्लाज्म में कोई ऑर्गेनेल, कोई पार्ट मूव करता है तो इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है इंटरनल सेल मोशन। सेल के अंदर के कंटेंट्स जब भी मूव करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा साइक्लोसिस, या इसको हम नाम देंगे इंटरनल सेल मोशन का। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट डियर स्टूडेंट्स वो मूवमेंट है जो अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द स्टिमुलस ऑफ लाइट है, जिसमें स्टिमुलस लाइट है, रोशनी है। इसकी एग्जांपल में हमने क्या लिया है? मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर रहते हुए ही सेल के एक पार्ट से मूव करके दूसरे पार्ट में चले गए हैं, और किस तरफ मूव किए हैं? जिस तरफ लाइट ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा है। और इसलिए मूव किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज, शुगर बना सकें। और ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट टूवर्ड्स द लाइट मूव किया है। और सेल के अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर मूव करता है तो उसकी मूवमेंट को कहा जाता है, इंटरनल सेल मोशन को कहा जाता है साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट टूवर्ड्स द लाइट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और मोर प्रिसाइजली पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। एक तो इसमें स्टिमुलस लाइट है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसलिए क्योंकि ये टूवर्ड्स लाइट है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोटैक्टिक मूवमेंट के बाद जो टैक्टिक मूवमेंट की सेकेंड टाइप है उसमें क्योंकि स्टिमुलस चेंज होके केमिकल बन जाएगा, केमिकल स्टिमुलाई की वजह से है, तो उसको हम नाम देंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट का। अब पहले फोटो का वर्ड लगाया था लाइट की वजह से, अब कीमो का वर्ड लगा रहे हैं केमिकल स्टिमुलस की वजह से। तो अगर मूवमेंट होते हैं केमिकल स्टिमुलाई की वजह से तो इसको नाम दिया जाएगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो टेक्टिक मूवमेंट की सेकंड टाइप है वो है कीमोटेक्टिक मूवमेंट। कीमोटेक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल्स में हम लेंगे जो ब्रायोफाइट्स के ग्रुप्स हैं, जैसे लिवरवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं या हॉर्नवर्ट्स हैं। हम फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में कि ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। उसकी वजह ये होती है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो एग्ज़ाम्पल में आप इसकी क्या लिख सकते हैं, लिवरवर्ट्स, ये लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स के एक ग्रुप का नाम है। मॉसेस, ये भी ब्रायोफाइट्स के एक ग्रुप का नाम है। अब इनमें जो इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको कहा जाता है आर्चिगोनिया। सिंबल भी लगा देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनिया। इसमें मौजूद है एग या ओवम, और फीमेल गैमीट एग या ओवम नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं करता। इसके जिस स्वेलन पोर्शन के अंदर ये मौजूद है इसको कहते हैं वेंटर, और इसका ये जो ओपन एंड है इसको बोलेंगे नेक। इसी तरह जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कहा जाएगा एंथेरिडिया। इसको बोला जाएगा एंथेरिडिया। एंथेरिडिया में बनेंगे मेल गेमीट्स, मेल गेमीट्स को कहेंगे स्पर्म। डियर स्टूडेंट्स, इसके मेल गेमीट्स मोटाइल हैं, फीमेल गेमीट्स नॉन मोटाइल हैं। अब ये पानी के ज़रिए, ये मूव किसके ज़रिए करेंगे, पानी के ज़रिए। इसीलिए इन प्लांट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड, और इनका पानी के करीब करीब रहना ज़रूरी होता है बिकॉज इनके मेल गेमीट्स ने मूव करके पानी के थ्रू कहाँ तक पहुँचना है, फीमेल गेमीट तक पहुँचना है फॉर फर्टिलाइजेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मेल गेमीट्स हैं ये फीमेल गेमीट्स या एग तक ही क्यों जा रहे हैं, किसी और जगह क्यों नहीं जा रहे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एग सिक्रीट करेगा एक सब्सटेंस जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, और इस न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हुए स्पर्म एग तक पहुँचेंगे। तो स्पर्म की एग तक जो मूवमेंट है वो केमिकल स्टिमुलस की वजह से है। अगर किसी केमिकल स्टिमुलस के अंडर कोई सेल मुकम्मल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो एक तो ये टेक्टिक मूवमेंट है बिकॉज इसमें कंप्लीट सेल इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा इसमें स्टिमुलस केमिकल नेचर का है, इसलिए इसकी मूवमेंट को हम कहेंगे कीमोटेक्टिक मूवमेंट। तो कीमोटेक्टिक मूवमेंट की क्या एग्जांपल लेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लिवरवर्ट्स और मॉसेस में मेल गेमीट का फीमेल गेमीट एग तक आना, एंथेरिडिया से आर्चिगोनिया की तरफ आना, ये एग्जांपल है कीमोटेक्टिक मूवमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टेक्टिक मूवमेंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स जो कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं, और ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की वो टाइप पहली टाइप जिसको हम टेक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, हमने पढ़ा कि ये एक टाइप ऑफ लोकोमोशन है जो कि एक ऑर्गेनल में हो सकती है, सेल में हो सकती है, ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। अगर इसमें ऑर्गेनल, सेल या ऑर्गेनिज्म टूवर्ड स्टिमुलस मूव करे तो आप इसको पॉजिटिव रिस्पांस कहेंगे, अवे मूव करे तो इसको नेगेटिव रिस्पांस कहेंगे। और अगर इसमें ये स्टिमुलस तो केमिकल लिखा हुआ है हमने, लाइट हो तो ये फोटोटेक्टिक है, केमिकल स्टिमुलस हो तो ये कीमोटेक्टिक है। कीमोटेक्टिक की एग्जांपल में ब्रायोफाइट्स के ग्रुप्स हैं, लिवरवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं, जिनमें मेल गेमीट पानी के ज़रिए मूव करके फीमेल गेमीट तक आते हैं, स्पर्म एग तक आते हैं। तो जब ये स्पर्म एग तक पहुंचते हैं तो इनको ज़रूरत होती है पानी की। इनकी फर्टिलाइजेशन वाटर डिपेंडेंट है, इस वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड भी कहते हैं। एम्फी का वैसे मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स टू, और बियंस का मतलब होता है हैबिटेट, यानी एम्फीबियन टू हैबिटेट। जैसे फ्रॉग का ग्रुप है एम्फीबियन, फ्रॉग पानी में भी रहता है, खुश्की में भी रहता है।
फ्रॉग कम्प्लीटली खुश्की के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, मगर पानी में उसका जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो रिप्रोडक्शन करे, यानी उसके भी दो हैबिटेट्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड कहने की वजह यही है कि इनके दो हैबिटेट हैं, पानी और खुश्की दोनों में। ये पानी इनको किस लिए चाहिए? रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की पहली टाइप टेक्टिक मूवमेंट्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी दूसरी टाइप जिसको हम टर्गर मूवमेंट्स कहते हैं, इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर हमारा मुकम्मल हो जाता है। शुक्रिया।